जय हिंद दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद मैं YouTube के माध्यम से आपके सामने आया हूं। कल हम लोग का 77वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे और भारत अपने 76 वर्ष का गणतंत्र को आयोजित करेगा। हम अपनी आज़ादी के बाद, अपनी स्वतंत्रता के बाद अपने गणतंत्र के मायने को भी ध्यान में रखते हैं। आज 25 जनवरी है और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। चंद शब्दों में मैं आपको बताऊं तो पहली तो मैं आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। 2011 से निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, जो हमें यह दिखाता है कि हमें अपने मतों का सही प्रयोग करना है और बढ़ चढ़कर देश के विकास और राज्य के विकास के लिए अपने सही मत का प्रयोग करना है। बीते दिन कल यानी 24 जनवरी को हम लोगों ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि हम सिर्फ दिवस मनाते हैं लेकिन उस दिवस के मतलब को नहीं समझ पाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत सरकार द्वारा 2008 से लगातार मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के पीछे का जो कारण है वह यह है कि 24 जनवरी के दिन ही 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी। खैर, हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस की, कल होने वाले गणतंत्र दिवस की। देखिए, गणतंत्र दिवस का तो एक बहुत बड़ा मतलब होता है। हम लोग भारत की आजादी के बारे में जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। यदि मैं आपसे ये पूछूं, ये कहूं कि क्या भारत सचमुच में 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था? क्या भारत को पूर्ण आजादी मिल गई थी? तो इसका आंसर है नो। आप बोलोगे कैसे? इसका जवाब नो कैसे हो सकता है? क्योंकि हम लोगों ने तो यही पढ़ा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के हाथे मुक्त हुआ था, भारत आजाद हो गया था। तो फिर इसका आंसर नो कैसे हो सकता है? मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल पेश करता हूं। जैसे मान ली कि आपने एक चिड़िया को कैद करके रखा है, आप उसको दाना पानी दे रहे हैं, उसके बाद आप चिड़िया को खुला छोड़ देते हैं, वो चिड़िया उड़ने लगती है, आपने चिड़िया को स्वतंत्र कर दिया। अब आपसे ये पूछा जाए कि क्या चिड़िया पूरी तरह से स्वतंत्र है? क्या उसको कोई और पकड़ नहीं सकता? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल पकड़ सकता है। शायद कोई दूसरा बहेलिया आए या कोई दूसरा जानवर आए जो उस चिड़िया का शिकार कर सकती है और चिड़िया को घायल कर सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी लोकतांत्रिक कंट्री होते हैं, उन लोकतांत्रिक देशों को गणतंत्र होना अति आवश्यक हो जाता है। गणतंत्र का मतलब होता है अपना संविधान द्वारा चलाया जाने वाला शासन व्यवस्था। यहां पे आपको ये जानकारी होनी चाहिए, कभी कभी हम इन दोनों को एक ही तराजू में तौल देते हैं, लोकतंत्र और गणतंत्र। पहले मैं इन दोनों के मतलब को समझा देता हूं और उसके बाद मैं आपको क्लियर ये कर देता हूं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ था। हमारा देश डोमिनियन स्टेट के रूप में अंग्रेजों ने इसे दर्जा दिया था हमारे देश को। ये डोमिनियन स्टेट क्या होता है, इसको भी मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। डोमिनियन स्टेट क्या होते हैं ये भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। डोमिनियन स्टेट्स को हम लोग संक्षेप में कह सकते हैं ये अर्ध स्वतंत्र देश है। अर्ध स्वतंत्र यानी इसे अभी पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं मिली है। अर्ध स्वतंत्र का मतलब होता है कि घर तो हमारा है, हमने एक अच्छा सा घर बनाया है, लेकिन घर को चलाने के लिए हमने किसी और को बुला लिया है, कहा कि नहीं तुम्हारे पास बुद्धि बहुत है, तुम्हें इस घर को चलाना, मैं इस घर को नहीं चला सकता हूं, छोटा मोटा मैं काम कर लूंगा, ठीक ना। मैंने घर बनाया, मेरा घर, लेकिन मैंने घर का मालिक किसी और को बना दिया, तो वैसे ही चीजों के लिए डोमिनियन शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है अर्ध स्वतंत्र। तो 1947 जो भारत की जो आजादी मिली थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, उसमें भारत को डोमिनियन स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया था, न कि पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा दिया गया था।
इसलिए आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि डोमिनियन स्टेट्स में क्या होते हैं कि कुछ आंतरिक मामलों में हमें पूर्णतः स्वतंत्रता दे दी जाती है, लेकिन जो कुछ बड़े मामले होते हैं जैसे सैन्य का मामला हो गया, सेना से जुड़ा हुआ, रक्षा से जुड़ा हुआ हो गया, संचार से जुड़ा हुआ मामला हो गया, विदेश से जुड़ा हुआ मामला हो गया, विदेश नीति हो गया, इन मामलों में हमारे पास कोई अधिकार नहीं होते। तो ऐसे स्टेट्स को ही, ऐसे कंट्री को ही डोमिनियन स्टेट्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम स्वतंत्र तो हो गए, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए, लेकिन इस आजादी को कायम रखने के लिए यह अति आवश्यक था कि नियमों का एक संग्रह बने, अपना संविधान बने, कानूनों का अपना एक संग्रह हो। और इसी वजह से भारतीय संविधान सभा का गठन करने के पश्चात ये मांग उठने लगी कि भारत का एक अपना संविधान हो। वैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत की आजादी के बाद हमारा जो संविधान था अपना तो था नहीं, हम भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों को, उसके कानूनों का अवलोकन कर रहे थे। और ये जो कानून थे वो हमारे द्वारा बनाए गए नहीं थे, इसलिए भारत के जो भी महान पुरुष थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, के मुंशी थे, इत्यादि, ये सब जितने भी महानुभाव लोग थे, इन्होंने भारत के संविधान को बनाने का फैसला लिया। और लगभग 3 वर्षों की सफलता के बाद, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की सफलता के बाद लगभग 60 देशों के संविधान का संग्रह किया गया। लेकिन आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि 1935 के लगभग 70% संविधान को, इसके कानून को हमारे संविधान में ऐड किया गया, और बाकी जो 60 देश थे इसके संविधान को पढ़कर लगभग 25% यहां से ऐड किया गया, और इस प्रकार से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो ये भारत का एक अपना संविधान हुआ, और इसी संविधान के बदौलत हम आज कल गणतंत्र दिवस मनाएंगे। एक चीज यहां पे आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत के आजादी और भारत के गणतंत्र होने में एक लंबा समय अंतराल है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन हमसे पूछा जाए कि क्या हमने पहली आजादी 15 अगस्त को मनाई? तो नहीं। आखिरकार 15 अगस्त को हमने पहली आजादी नहीं मनाई, तो फिर पहली आजादी हमने कब मनाई? आपको ये जानना चाहिए कि हम लोगों ने जो पहली आजादी मनाई थी वो 26 जनवरी 1930 को मनाई थी, जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की जा रही थी। तो नेहरू जी ने उस समय कहा था, यदि अंग्रेज हमें पूर्ण स्वराज प्रदान नहीं करते हैं, डेडलाइन दे दी गई थी 26 जनवरी 1930 तक, यदि हमें पूर्ण स्वराज नहीं दी जाती है तो वैसी स्थिति में हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम अपनी आजादी का वर्ष मनाएंगे। और इसी वजह से प्रत्येक वर्ष पहली बार 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस, स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। और उसके बाद से 1947 तक हमने इस स्वराज दिवस को 26 जनवरी के दिन ही मनाया। तो इस ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए इस 26 जनवरी को भूलना ठीक नहीं लगा। 15 अगस्त अब हमारी एक नई आजादी का वर्ष हो गया, लेकिन 26 जनवरी को हम इसे किस दिवस के रूप में मनाएं, यह एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हुआ। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, जब इसे अंगीकृत कर लिया गया, तो वैसे स्थिति में बात ये आई, क्यों न हमें 2 महीना का और वेट ही कर लिया जाए। जब 2 महीना का वेट कर लिया जाएगा तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू कर दिया जाए। और इस पर एक मत होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया,
और 26 जनवरी को उन्होंने राष्ट्रपति पद का शपथ लेकर पहली बार ध्वजारोहण किया। एक चीज और आपको यहां पे ध्यान देना चाहिए, ध्वजारोहण और ध्वज फहराना दोनों डिफरेंस चीज है, ठीक है। ध्वजारोहण का मतलब होता है कि झंडा पहले से ही लगा हुआ होता है और धागा खींचकर उसको फहराया जाता है और इसको ध्वज फहराना कहते हैं। और ध्वजारोहण या झंडा तोलन का मतलब होता है कि झंडा को हम नीचे से ऊपर की ओर रस्सी के माध्यम से ले जाते हैं, इसको ध्वजारोहण कहा जाता है। तो 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण या झंडा तोलन किया जाता है, जबकि 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को ध्यान रखेंगे राजपथ पर नहीं, बल जिसका नाम अभी कर्तव्य पथ है उस पर नहीं, बल्कि इरविन स्टेडियम में, दिल्ली में एक स्टेडियम है जिसका नाम है इरविन स्टेडियम। इसका वर्तमान नाम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। इस स्टेडियम में उन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया और यहां पर सेनाओं की परेड की सलामी दी गई और ये लगातार 1950, 51, 52, 53 तक यही फहराया गया और उसके बाद 1954 से ये प्रथा यहां से ट्रांसफर करके कर दिया गया राजपथ, और राजपथ का भी वर्तमान नाम है कर्तव्य पथ। राजपथ का ही एक नया नाम दे दिया गया है कर्तव्य पथ। अब हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं वो राजपथ पे झंडा फहराते हैं, लेकिन पहली बार हमारे राष्ट्रपति साहब ने इरविन स्टेडियम में, जिसका भी वर्तमान नाम है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इसमें उन्होंने सबसे पहले झंडा को फहराया था। और यहां पे एक सबसे बड़ी बात आपको ये भी ध्यान रखने वाली है कि ये जो स्टेडियम है या जो हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, हर एक साल 26 जनवरी को एक चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। ये प्रथा अचानक शुरू हो गई और पता है कैसे? उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम था सुकर्नो, वो इंडिया में ही थे और वो चीफ गेस्ट के रूप में शामिल थे। इसलिए यह निर्णय लिया गया क्यों ना अब अगली बार से भी बुलाया जाए। लेकिन दिक्कत तो ये हो गई कि 1950 के बाद 1951, 52, 53 में कोई भी चीफ गेस्ट भारत में नहीं आ पाए और इस प्रकार से लगभग ऐसा अभी तक 13 बार ऐसा हो चुका है जब कोई भी देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत में मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी को किसी कारणवश उपस्थित ना हो पाए। लेकिन वैसे लगातार कोई ना कोई चीफ गेस्ट भारत में आते रहते हैं। जैसे पिछले साल प्रबोवो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे, 2025 में 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में आए थे और इस बार चीफ गेस्ट के रूप में उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा, ये जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, ये इस बार 26 जनवरी को निकल के दिन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि मैंने आपको इसके बारे में जो कुछ भी बताया आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। ये तो आपने डोमिनियन स्टेट्स का मतलब देखा, लोकतंत्र का भी मतलब होता है लोगों की शासन व्यवस्था, गणतंत्र का मतलब भी होता है लोगों के ही शासन व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे बहुमत की जीत होती है, यहाँ पे बहुमत होता है, जो बहुमत कहता है उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन इसमें शासन व्यवस्था जो होता है प्रमुख के पास होता है और ये जो प्रमुख होता है वह वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका अपना संविधान होता है। और जो देश गणतंत्र होता है वहां अल्पसंख्यकों के हितों का भी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि गणतंत्र का मतलब बहुमत नहीं होता, बहुमत की सरकार का मतलब होता है लोकतंत्र। और वैसी शासन व्यवस्था जहां का राजा वंशानुगत नहीं होता, वैसी शासन व्यवस्था जहां की जो शासन है वो संविधान के द्वारा नियमों के द्वारा चलाई जाती है, तो उसी को हम लोग गणतंत्र कहते हैं। इसलिए देश को लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र होना भी अति आवश्यक है।
ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमें रोटी को दोनों तरफ पकाया जाता है तो उस रोटी को खाने का एक अलग ही मजा आता है। ठीक उसी प्रकार से लोकतंत्र यदि हमारा देश है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर समुदाय के लोगों के हितों का ख्याल रखा जाए, सिर्फ बहुमत के आधार पर ही सही और गलत का फैसला ना हो जाए, नियम और कानून जांच के दायरे में यह तय किया जाए कि हाँ ये गलत है ये सही है, तब हम कहते हैं कि हमारा देश गणतंत्र है। भीड़ की जीत ना हो, नियमों की जीत हो, कानून की जीत हो। तो इस प्रकार से मैं आपको एक बार फिर से 77वां गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता देता हूं। जय हिंद।